नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से नगर निगम में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी, हजरतगंज कोतवाली में दी गई तहरीर। नगर निगम के नाम पर संस्था बनाकर दी जा रही थी नौकरी। नगर निगम में शासन स्तर से नौकरी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। नगर निगम के नाम पर SLRL नाम की संस्था कर रही है धोखाधड़ी। तो नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है और किस तरीके से ये पूरा खेल सामने आया है, जहां नगर निगम में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी की जा रही है। हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी गई है इस पूरे मामले की। नगर निगम के नाम पर संस्था बनाकर दी जा रही थी नौकरी। नगर निगम में शासन स्तर से नौकरी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। नगर निगम के नाम पर SLRL नाम की संस्था धोखाधड़ी को अंजाम दे रही थी और भोले भाले लोगों को इसका शिकार बना रही थी। नगर निगम में नौकरी के नाम पर लोग कहीं और ही नौकरी कर रहे थे। तो आपको बता दें, नगर निगम में शासन स्तर से नौकरी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके नगर निगम के नाम पर SLRL नाम की संस्था धोखाधड़ी कर रही थी और लोगों को नगर निगम के नाम पर नौकरी के झांसे में फंसा रही थी। और नोएडा से अब बड़ी खबर, बिजली विभाग के कर्मचारी ने मोर्चा खोला है। उच्च अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ जूनियर कर्मचारी ने मोर्चा खोला है। मुख्य अभियंता राजीव मोहन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कालिक पोतने और जाति सूचक गाली देने का आरोप है। सेक्टर 31 बिजली घर में TG2 के पद पर तैनात प्रवीण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। झूठे आरोपों के चलते अधिकारियों ने प्रताड़ित किया। विभाग और पुलिस में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने पर परिवार सहित आत्मदाह करने की बात कही गई। कहा, उच्च अधिकारी पद का दुरुपयोग कर लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। तो बड़ा ये पूरा मामला, जहां उच्च अधिकारी पद का दुरुपयोग कर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कारों में बताओ न जैसे तो नहीं बताओ ना पहले तो एक फिर कारों में बताओ तो एकदम हुआ मेरा आंसू आएंगे। वो घर में जब जो घर पूरे परेशान है, ना रोटी अच्छी लग रही ना पानी अच्छा लग रहा। कि जाटव ने भगाए तो यहाँ से जाटवन छोड़ो ही गाय को जाटवन ने तो जाटवन के वो है तो जो मानो छोटी जात के नौकरी मिल गई और जो वो कर देंगे आत्महत्या करने को मैं तो खुद तैयार हूँ। मैं तो मराया हूँ। हमारा कदम तो ये है कि FIR देने जाते हैं तो पुलिस FIR नहीं लेती है और बस हमारी ये डिमांड है कि FIR पहले तो FIR हो, उसके बाद में जो तीनों लोग हैं जिन्होंने इनके साथ ये गलत काम किया है वो तीनों वहाँ अपने पद से हटाए जाएं ताकि निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। क्योंकि देखिए, हम ऑफिस में नहीं जाते हैं, जो भी है जो रिपोर्ट ये हमें घर पर आकर के देते हैं उसके हिसाब से यही है कि गवाह ये कह रहे हैं कि हम आगे आएंगे लेकिन ये हटने चाहिए सीट से। मैं जाटव समाज से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनवाना शुरू किया। वीडियो बनवाने के साथ साथ अजय वर्मन एक एक्सियन है, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और विपिन वैश्य जो CA उन्होंने मेरे चेहरे पर और जो लड़का है दूसरा टिंकू गिरी उसके चेहरे पर कालिक पोती। प्रयागराज से अब बड़ी खबर, जहां सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की हत्या कर दी। शव सेफ्टी टैंक में दफन कर 4 दिन बाद रचाई शादी। मृतका के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। मोबाइल की कॉल डिटेल से आरोपी तक पहुंची पुलिस। 15 दिन बाद सेफ्टी टैंक से बाहर निकाला गया शव। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला ने शिरकत की। इस दौरान न्यूज वन इंडिया ने निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको सुनवाते हैं। 9 साल बेमिसाल के प्रोग्राम में पहुंचे थे निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला। फिलहाल हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना है 9 साल बेमिसाल का प्रोग्राम, वहीं विपक्ष लगातार 9 सवालों से आपको घेर रहा है इस वक्त। 9 साल बेमिसाल हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
जो अभूतपूर्व कार्य किए गए वो पूरे भारत के अंदर एक अपने आप में अभूतपूर्व है। आपने देखा होगा कि देश के 4.5 करोड़ परिवारों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को, उनको घर मिले हैं और उत्तर प्रदेश में 84 लाख परिवारों को अपने घर मिले हैं जिनका सपना था, जिनकी आंखें तरस गई थी, उनको एक बसेरे के रूप में मिला। ये भारत के प्रधानमंत्री 9 साल बेमिसाल है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जहां मैं कहना चाहूँगा, जहां अखिलेश सरकार में जो गुंडा राज हुआ करता था और अखिलेश जी के सरकार में जो थानों को गुंडा चलाया करते थे, उसका बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज गुंडा माफिया का सफाया हो गया है पूरी तरीके से, और जो अखिलेश जी के जो बचे कुछ गुंडे थे वे भी सारा खात्मा बहुत जल्दी में हुआ था। अब पूरी तरीके से यहाँ पर अपराध मुक्त है और आज सुशासन का राज लागू है। ये उत्तर प्रदेश और देश के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल हैं। बराला जी मेरठ पहुंचे थे पूर्व डीजीपी, उन्होंने अखिलेश यादव सरकार का कुछ चिट्ठा खोला, किस तरह से यहाँ पर गुंडा राज हुआ करता था। मेरठ मुजफ्फरनगर में जिस तरह से दंगा हुआ करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दंगा राज के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। आज की बात की जाए तो कानून का राज है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, तो इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी की सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार, ये उदाहरण थे जहां सरकार के लोग मिलकर के, सरकार के नेता और अधिकारी मिलकर के अपहरण कराया करते थे, अपहरणों का उद्योग चलाया करते थे, बलात्कार हुआ करते थे। और नेता मुलायम सिंह जी ये कह दिया करते कि बच्चों से गलती हो जाती है। वो राज था गुंडा, अखिलेश जी की सरकार के वे गुंडे राज थे। उन गुंडे राज का, माफियाओं का सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 9 साल बेमिसाल, 2024 में चुनाव है, क्या मानते हो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आपकी भूमिका रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी 9 साल बेमिसाल के माध्यम से 30 जून तक हमारा ये पूरे देश का एक महाअभियान के रूप में कार्यक्रम चल रहा है। इस महाअभियान को हम जन जन के पास पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से मैं एक नारा भी देना चाहता हूं कि जन जन के मोदी, घर घर के मोदी हैं हमारे। बराला जी, दिल्ली में दूसरा कांड हुआ, एक बच्ची के साथ चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। क्या मानते हैं कि लफ्ज़ जिहाद को लेकर के कोई एक देश के अंदर कानून बनना चाहिए? देखिए, ये हमने 2017 में, यानी कि 2016 की जब सरकार का हम थाना आंदोलन उत्तर प्रदेश के प्रमुख हुआ करते थे, ये हमने अभियान चलाया था, लव जिहाद का अभियान चलाया था। और उसी के साथ में हमने जो एंटी रोमियो स्क्वाड के रूप में चलाया था। मैं कहना चाहूँगा कि ये अभियान और तेज करने की आवश्यकता है और लव जिहादियों को के खिलाफ एक बड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उसको कठोर कानून लाने की आवश्यकता इस प्रदेश और देश के अंदर है, वो बहुत जल्दी आएगा। बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? जिस तरह से चाकुओं से गोदकर हत्या हो या फिर 32 टुकड़ों की बात की जाए तो लगातार पूरे भारत में देखने को मिला, अलग अलग जगहों पर हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जो हिंदू बेटियों को टारगेट करने वाले लव जिहादी है, उनको कड़क सबक सिखाने, कड़े कानून की और आवश्यकता है। वो जल्दी कानून आपके बीच में आएगा। निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है। सुनील भराला का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, देश के अंदर कानून का राज रहेगा। 2024 में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। मेरठ से अतुल शर्मा। अब बात करते हैं कानपुर से बड़ी खबर की, जहां कानपुर के एक मुस्लिम युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। उसने कहा है कि योगी जी, मुझे सनातन धर्म में शामिल करा दीजिए, इन पापियों से मुझे बचा लीजिए। भगवा कपड़े पहन पूजा पाठ करता है मुस्लिम शख्स। जुनैद को मूर्ति पूजा करना भी भारी पड़ा है इसी के चलते, जहां पत्नी और ससुराल वाले जुनैद का विरोध कर रहे हैं। जुनैद ने ससुराल वालों से जान का खतरा तक बताया है। जुनैद ने सनातन धर्म अपनाने की ठान ली है और इसी के चलते उसने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। जुनैद के फैसले के साथ खड़ी है उसकी मां। तो ये जो शख्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये जुनैद है और ये सनातन धर्म अपनाना चाहता है और ये कहता है कि मुझे बचा लीजिए, अपनी जान का खतरा भी बता रहा है। पत्नी और ससुराल वाले जुनैद का विरोध कर रहे हैं। जुनैद ने ससुराल वालों से जान का खतरा तक बताया है और इसी के चलते उसने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से उसने गुहार लगाई है कि मैं सनातन धर्म अपनाना चाहता हूं। तो कानपुर से ये पूरी खबर है, जहां जुनैद ने ये गुहार सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई है कि वो सनातन धर्म अपनाना चाहता है।
देश भर के कोनों कोनों से आजकल लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं, मगर कानपुर के रहने वाले एक जुनैद ने अपना इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और भगवा चोला धारण करके अपने हाथों में भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर घूमते हुए शहर में नजर आ रहे हैं। आपको दिखा दें कि हमारे ठीक सामने देखिए ये जुनैद है और उनकी माँ है, जिनके जो पूरी तरीके से भगवा चोला धारण करे हुए हैं। जुनैद जो है वो बचपन से ही इस्लाम धर्म में उनका जन्म हुआ और उनका जो विवाह हुआ वो भी इस्लाम धर्म को मानने वाली ही एक लड़की से हुआ और बाकायदा उनके हाथों में देखिए गणेश भगवान की प्रतिमा है, गले में रुद्राक्ष की माला है और बाकायदा भगवा चोला उनके शरीर पर धारण है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस्लाम धर्म को मानने वाले जुनैद आखिर भगवा चोला आखिर उन्होंने कैसे धारण कर लिया। ये बताइए, आप इस्लाम धर्म में आपका जन्म हुआ, आज आप ये भगवा चोला पहनकर सड़कों पर क्यों घूमते हैं? सर मैं देखिए शुरू से मैं सनातन धर्म के ही बीच में रहा हूँ। बचपन हमारा सनातन धर्म ही में मतलब बीता है सर। और जितना भी मैंने इस चीज़ को देखा है सर, जितने भी हमको एक दिक्कतें हुई हैं या जितने भी लोगों ने मदद करी है, तो जहाँ तक मैंने देखा है जितने भी लोग थे तो वो सनातन धर्म वालों ने ही मेरी मदद की। जितने भी हमारे इस्लाम वाले थे उन्होंने हमको प्रताड़ित किया और परेशान किया। तो मैं ये तो जहाँ तक मैंने एक जगह प्लॉट खरीदा तो वो भी मुस्लिम थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मैं जब उनसे प्लाट लिया, जब रजिस्ट्री हो गई और जब मैं देखने गया सर, तो देखा कि वहाँ दूसरे लोग रह रहे हैं सर और मेरे पास रजिस्ट्री है मेरे माँ की नाम की, उसको कोई मतलब नहीं सर। फिर एक जगह प्लाट लिया एक मुस्लिम से, वो भी सर वो पैसा लेके सर भाग गए। तो सर जहाँ तक मैंने देखा कि जो जितने भी लोगों ने मदद करी, एक जगदो यादव थे जो अब इस समय एक्सपायर हो गए हैं, वो गौशाला में अपने रहते थे, उनके पास में गया तो वो फौरन हमारी मतलब मदद करी उन्होंने कि बेटा आप परेशान ना होइए। 4 साल के बाद वो पैसा थोड़ा थोड़ा वो करके मिला। तो सर हमको इस्लाम धर्म ने हमेशा ही एक कष्ट दिया है सर और कुछ नहीं दिया है सर। हमारे साथ जुनैद की माँ भी मौजूद हैं। आप मुख्यमंत्री के कार्यालय भी गई थी अपने बेटे की शिकायत लेकर, क्या है मामला और क्या बेटा जो है वो भगवा चोला धारण करके घूम रहा है, ऐसा क्या हुआ? वो बहुत मुसीबत का मारा है और ये इसके ससुराल वाले जो हैं इसको बहुत परेशान करते हैं। कहते हैं अगर ये हालात हम देखेंगे तो तुम्हें मरवा देंगे और योगी शासन को उखाड़ के हम फेंक देंगे और आप जाइए और जाके कहिए उनसे। तो खैर हम गए और उनकी शिकायतें लेके और बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी योगी जी को गालियां बकती हैं वो लोग सब मिलकर। बेटे ने भगवा चोला धारण कर रखा है, ये कब कैसे इनको प्रेरणा मिली? ये कैसे मिली, हम शोभन सरकार गए थे और वहाँ इसकी आंखें खराब थी, किशमिश आई तो इसने खाया, खाते साथ 5-6 साल का था, आंखें सही हो गई। उसी दिन से हम लोग का एक अजीब रुख मुड़ गया और अजीब हालात बन गए। बस हम लोग राधे राधे या योगी जी यो शोभन सरकार के ही नाम से हम लोग वो हो गए। अब फिर जुनैद की माँ और जुनैद जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस्लाम धर्म को छोड़कर अब सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बचपन से लेकर आज तक उनकी जिन्होंने भी मदद की वो सनातन धर्म से जुड़े थे। ऐसे में कहीं ना कहीं से अब जुनैद जो है वो सनातन धर्म को अपनाकर हिंदू परंपरा से आगे का जीवन जीना चाहते हैं, मगर उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी पत्नी इस्लाम धर्म को मानती है और वो लगातार उनका ससुराल पक्ष उन पर ये दबाव बना रहा है कि अगर वो भगवा चोला पहनकर सनातन धर्म के देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनके लगातार उनको धमकियां भी दी जा रही हैं। सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। बुलंदशहर से अब खबर, जहां बीजेपी नेता से परेशान दलित परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गया है। 4 दलित परिवारों ने घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगाया है। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह और उसके गुंडों के परेशान हो चुके हैं। वो पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर हो चुका है। 27 मई को बीजेपी ब्लॉक प्रमुख और उसके साथियों ने किया था दलित लोगों पर जानलेवा हमला। एफआईआर के बाद पुलिस दे रही है सिर्फ आश्वासन। जहां आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिवार घर छोड़ने को अब मजबूर हो गया है। पीड़ित दलित परिवार का आरोप है कि बीजेपी ब्लॉक प्रमुख को बचा रही है। बुलंदशहर पुलिस ब्लॉक प्रमुख समेत 9 लोगों के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस पूरे मामले में बुलंदशहर की कोतवाली शिकारपुर के गांव देवराला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। भेजते हैं यहाँ तो हम खुद परेशान, हमारे बच्चा की लाश पर ये आपने पहले 7 दिन पहले ये प्लेट लगाई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, और फिर कह दिन 7 दिन रुक जाओ तुम, अब हम पैरोकारी वाले मुलजिमन को पकड़ेंगे।
तुम कहीं मत जाओ, उठा ले गए उन पलेटन पूरी को। अच्छा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी? कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई नहीं ढूंढता है, उनके घर पे भी नहीं पहुंचता है। वैसे ही कार्रवाई कर रहे हैं, वैसे ऊपर से ऊपर दिखा देते हैं कि हम आएंगे, हम करेंगे, कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग। आज 14 तारीख से 27वें दिन हो गया, अभी तक सुरेंद्र ब्लॉक प्रमुख अभी तक कोई ना गिरफ्तार हुआ, उनके साथी कोई भी साथी गिरफ्तार नहीं हुआ। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक कुमार जुड़ गए हमारे साथ बुलंदशहर से। अशोक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में बड़े आरोप हैं कि बीजेपी जो है ब्लॉक प्रमुख को बचाने का प्रयास कर रही है और पलायन को परिवार मजबूर हो चुका है। क्या कुछ सत्यता है इस पूरे मामले की? क्या कुछ कहा जा रहा है? आपको बता दूं कि शिकारपुर का मामला ये 307 गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को तो जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया था, जहां ब्लॉक प्रमुख का भी नाम आ रहा है। ब्लॉक प्रमुख को पुलिस बचा रही है, यह आरोप वहाँ के जो पीड़ित लगा रहे हैं। लगातार कई बार उन्होंने थाने के चक्कर काट लिए, सीओ के चक्कर काट लिए, भाजपा के क्षेत्र नेतृत्व से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 307 गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज है और पुलिस पर लगातार वो गिरफ्तारी के कई बार उन्होंने चक्कर काट चुके हैं। हालांकि पूरे मामले को देखा जाए, न्यूज़ वन इंडिया ने थाना प्रभारी सर्किल के सीओ से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि इसी तरह ही गिरफ्तारी की जा रही है, इसमें जांच की जा रही है। जो आरोप लगे हैं, आरोप में जो वीडियो के आधार पर तो 2 लोगों को हमने जेल भेज दिया है, जो शेष हैं उनको जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी इसमें निकल कर आएगा, जब ब्लॉक प्रमुख को चाहे अन्य हो, उनको सीधे गिरफ्तारी किया जाएगा। हालांकि अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, खुद पीड़ित के परिवार वालों ने पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वो सीधा आरोप शिकारपुर पुलिस पर लगा रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है। बीजेपी का ये ब्लॉक प्रमुख बताया जा रहा है, जिसमें एक झगड़ा होता है। झगड़े में दोनों पार्टी की तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाता है करीबन, और लहू लुहान में करीबन सिर में गंभीर चोट आती है। 307 जैसी गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकरण किया जाता है। एसएसपी के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था, 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। अब देखना होगा, न्यूज़ वन इंडिया पीड़ित की आवाज को चला रहा है। अब देखना होगा कि जिस जांच के उपरांत में जिस तरह के गंभीर आरोप इस ब्लॉक प्रमुख पर लग रहे हैं कि इस झगड़े में जो मारपीट में ब्लॉक प्रमुख का भी नाम आ रहा था, पुलिस कब तक इसको गिरफ्तारी करती है। हालांकि अब देखना होगा, जिस तरह के पलायन करने को मजबूर है पीड़ित परिवार। बुलंदशहर के अधिकारी तक ये बात पहुंची है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी ने खुद एसएसपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को शीघ्र गिरफ्तारी करने का आदेश भी दिया है कि जांच कर जो इस घटना में आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए, गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाए। हालांकि अब देखना होगा, जो पीड़ित परिवार है वो आरोप सीधे लगा रहा है ब्लॉक प्रमुख को कि ब्लॉक प्रमुख की ही सह पर ये पूरा मामला हुआ था, परिवार के साथ जानलेवा हमला हुआ था। 307 जैसी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित परिवार एफआईआर कराने के लिए लेकर भी कम से कम 15 दिन थाना प्रभारी के थाना कार्यालय में चक्कर काटे थे। उच्च अधिकारी के जब संज्ञान में आया तब एफआईआर लॉन्च हुई। अब गिरफ्तारी के भी जिस तरीके के चक्कर काट रहे हैं, पलायन को मजबूर है, धमकी मिल रही है पीड़ित को और मुकदमा वापस करने को धमकी मिल रही है। अब देखना होगा, न्यूज़ वन इंडिया पीड़ित परिवार की आवाज को चला रहा है। जिस तरीके के ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लग रहे हैं मारपीट के, तो कब तक उसकी गिरफ्तारी की जाती है। जी बिल्कुल, देखिए, पीड़ित परिवार को राहत मिल पाती है कि नहीं, प्रशासन की तरफ से देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आप बात करते हैं नोएडा से बड़ी खबर की, जहां धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। बैंक कर्मी बनकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। 4 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में, जहां मशीन में फेविक्विक लगाकर चिपकाते थे एटीएम। बैंक कर्मी बनकर ग्राहक से पिन नंबर ले लेते थे। आसानी से एटीएम कार्ड से पैसे चुराने में माहिर है ये पूरा गैंग। एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का पूरा खुलासा कर दिया है और मासूम लोगों को शिकार होने से बचा लिया है। बैंक कर्मी बनकर ग्राहक से पिन नंबर ले लेते थे और आसानी से एटीएम से पैसे लेकर चंपत हो जाते थे। तो आसानी से एटीएम कार्ड से पैसे चुराने में ये लोग माहिर थे, इनका पूरा गैंग माहिर था और 4 लोग इस पूरे गैंग में शामिल हैं बताया जा रहा है। एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का खुलासा कर दिया है और इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तो बड़ी सफलता नोएडा पुलिस के हाथ लगी है, जहां इस बड़े गिरोह को पकड़ा गया है जो कि बैंक कर्मी बनकर भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। 4 शातिर आरोपी बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने इस पूरे गैंग से गिरफ्तार किया है।
मशीन में ये लोग फेविक्विक लगाकर एटीएम चिपका देते थे। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई है। प्रिया, देखिए बड़ी सफलता नोएडा पुलिस के लिए है। ये बड़ा गिरोह था और बहुत ही शातिर अंदाज के साथ ये लोग चोरी करते थे और भोरे वाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। बड़ा खुलासा हुआ है, क्या और भी लोग इनके गैंग में शामिल हैं? क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए बैंक कर्मी बनकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे, पूरा गिरोह था जिसका पुलिस ने अब देखिए खुलासा किया है। इसमें 4 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, साथ ही उनके कब्जे से 4 चाकू भी बरामद किए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एटीएम मशीन में फेविक्विक लगाकर एटीएम चिपका लेते थे, जिससे कि उसका बारकोड स्कैन हो जाता था। फिर बैंक कर्मी बनकर एटीएम मशीन में आते और ग्राहक से पिन नंबर ले लेते थे और 4 घंटे का समय देते थे, जिससे कि आसानी से एटीएम कार्ड से पैसे चुराने में ये गैंग माहिर हो चुका था। अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साथ ही इनके पास से 2 मोबाइल, 1 स्कूटी व मोटरसाइकिल, साथ ही फर्जी बैंक के कार्ड भी बरामद किए गए हैं। साथ ही देखिए नोएडा की एक्सप्रेस वे थाना पुलिस ने ये जो गैंग का खुलासा किया है, बहुत दिनों से सक्रिय गैंग था, जिससे पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी बिल्कुल, और देखिए इस तरीके के गैंग का खुलासा किया गया है ताकि आगे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।